जय हिंद दोस्तों। विज्ञान की महत्वपूर्ण फटाफट टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीव विज्ञान से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में से आने वाली एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने की संभावना है। और दोस्तों, हर किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे हुए भी है और आगे आने की संभावना भी है। फटाफट टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। इसका पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन और है फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी है एक नाइट्रोजनी क्षारक राइबोज शर्करा फास्फेट समूह है। ऑप्शन नंबर सी है डीऑक्सीराइबोज शर्करा राइबोज शर्करा और फास्फेट समूह है। ऑप्शन नंबर डी है केवल एक नाइट्रोजनी क्षारक ये और फास्फेट समूह है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था CDS 2017 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका CDS 2017 में। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, जो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है, इसमें एक नाइट्रोजन क्षारक, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दोस्तों एक फास्फेट समूह उपस्थित होता है। एक नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक फास्फेट समूह उपस्थित रहता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था CDS 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं में क्या अंतर है। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं में क्या अंतर है। दोस्तों, पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, जबकि द्वितीय उपभोक्ता पौधे और खाते हैं, पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अपघटित पदार्थ था, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हुई आज तो बहुत ज़्यादा। पौधे और अपघटित पदार्थ, पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे अपघटित पदार्थ खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ था RRB NTPC 2017 में। और दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, वो केवल पौधा खाते हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं में अंतर क्या है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, वो तो खाते हैं केवल पौधा। बात क्लियर है? और दोस्तों, द्वितीय उपभोक्ता है वो क्या करते हैं, पौधे भी खाते हैं और दोस्तों अन्य उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। बात क्लियर है? अब चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पादप वर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और ट्रेपिन। ऑप्शन नंबर सी है वसा, अम्ल, ग्लूकोज और विटामिन। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी और विटामिन डी और ग्लूकोज। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था CDS 2017 में। कब आया था? CDS 2017 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और ट्रेपिन। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर ये हो गया। चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए अगुणित युग्मज, ऑप्शन नंबर बी
द्विगुणित युग्मज, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो युग्मन संलयन है के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो युग्मक संलयन होता है इसके परिणाम स्वरूप बनता है दोस्तों द्विगुणित युग्मक। क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है, यह आया था CDS 2017 में। CDS 2017 मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आगे भी इस टेस्ट सीरीज से पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एकल तंतुगुच्छ वाला DNA, ऑप्शन नंबर बी एकल तंतुगुच्छ वाला RNA, ऑप्शन नंबर सी दोहरे तंतुगुच्छ वाला DNA और RNA, ऑप्शन नंबर डी केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, पौधों को संक्रमित करने वाला जो अधिकांश विषाणु होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और अच्छा भी क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CDS 2017 में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNA के एक तंतुगुच्छ ने RNA में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकृतियन, ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अनुलेखन। क्या है दोस्तों? अनुलेखन। तो आपको ध्यान रखना है DNA के एक तंतुगुच्छ ने RNA में आनुवंशिक सूचनाओं के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ये CDS 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। इस तरीके के हार्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और दोस्तों रोज पढ़ा करो यार। गैप लग जाने के बाद में क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है करना। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सब जानते होंगे। जो मानव रक्त के pH का अनुमानित मान होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 7.4, ऑप्शन नंबर बी है 7.9, ऑप्शन नंबर सी है 6.7, ऑप्शन नंबर डी है 8.1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? वो है 7.4। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। SSC 2011 में भी आया हुआ था, JPSC 2013 में, RSSC 2016 में, RRB NTPC 2017 में। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने की संभावना है। दोस्तों आप अपना स्कोर दे सकते हो। अगर आप मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 में से आप कितना स्कोर है आपका दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको पता तो चले कि भाई कितना जानते हो आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, एक है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव, ऑप्शन नंबर बी है उत्तक, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका, ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्लाज्मा होता है ये द्रव है। मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, इस ब्लड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होती है रक्त कणिका। जो रक्त कणिका वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये तो होता है 45% और दोस्तों ये ठोस पार्ट होता है। इसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लाज्मा होता है दोस्तों ये द्रव पार्ट होता है और ये ब्लड का 55% मात्रा में होता है। बात क्लियर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ था RRB NTPC 2017 में। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का, ऑप्शन नंबर सी कान का, ऑप्शन नंबर डी आंख का। दोस्तों जो राइनोस्कोप है किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो ये है नाक का। किसका है दोस्तों? नाक का है। बात क्लियर है? और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था NTPC 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ऑप्शन नंबर ए खारे पानी का मगर, ऑप्शन नंबर बी
ओलिव रिडले टर्टल, ऑप्शन नंबर सी गंगा का डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी घड़ियाल। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गंगा का डॉल्फिन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है। यूपीएससी 2015 में पूछा गया था, एनटीपीसी 2017 में, बीएसएससी 2016 में। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। आपके स्कोर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में सफेद रक्त कण है, रक्त में सफेद रक्त कण है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है, ऑप्शन नंबर बी पोषक तत्वों को ले जाता है, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण शरीर को संक्रमण से बचाता है, ऑप्शन नंबर डी खून जमने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शरीर को संक्रमण से बचाता है। दोस्तों जो WBC होती है ना, सफेद रक्त कण, ये क्या करती है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शरीर को संक्रमण से बचाती है कौन, WBC। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2017 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी अंग, ऑप्शन नंबर सी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी नाभिक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कोशिका। दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है कोशिका को। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2016 में। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? दोस्तों निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? कौन है दोस्तों ऐसा? ऑप्शन नंबर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों ये पादप कोशिका में तो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए दोस्तों राइट आंसर कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट का। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों एनटीपीसी 2016 में। देख लिए दोस्तों कोशिका वाले चैप्टर से कितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको ऑप्शन ही समझ में नहीं आएंगे क्या दे रहा है, इसलिए दोस्तों अच्छे से पढ़ाई किया करो। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं दोस्तों। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कोशिका द्रव है केंद्रक द्रव से, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव है केंद्रक द्रव अन्य कोशिकांग से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आया था CDS 2016 में। और दोस्तों अपना जो राइट आंसर है वह है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। दोस्तों जो जीव द्रव्य होता है, जीवित अंश जीव द्रव्य जो कहलाता है, कोशिका का जो जीवित अंश होता है दोस्तों वो जीव द्रव्य कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। और दोस्तों ये किस किस से बना होता है तो आपको ध्यान रखना है जो कोशिका द्रव होता है, जो केंद्रक द्रव होता है, और दोस्तों अन्य कोशिकांग होते हैं, उनसे मिलकर के इस जीव द्रव का निर्माण होता है। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कोशिका के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर सी डिक्टोसोम को, ऑप्शन नंबर डी फेगोसोम को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है निम्न में से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है लाइसोसोम को। दोस्तों लाइसोसोम में क्या होता है, एक जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम। अच्छा बता देता हूं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम में। जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों जल अपघटनी एंजाइम क्या करता है, कोशिका में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको नष्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों जब होता क्या है, लाइसोसोम की जो थैली होती है इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। जब लाइसोसोम की थैली फट जाती है तो जल अपघटनी एंजाइम पूरी कोशिका में चला जाता है और ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है दोस्तों। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है निम्न में से कोशिका के आत्मघाती वेग से कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। एक श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन है निम्न में से ऐसा जो दोस्तों श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है हरितलव। दोस्तों जब ये वाला कोशिका वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा
तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो आपको पता है ऊर्जा प्रदान करने का जब कार्य कर रहा है दोस्तों, तो बिना सोचे समझे दोस्तों आपको राइट आंसर कौन सा लगाना है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात क्लियर है। तो दोस्तों ये आया था बिहार एसएससी 2016 में। बात क्लियर है। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में, यकृत कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में और श्वेत रक्त कोशिका में। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में से मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, यकृत कोशिका में नहीं पाया जाता, मांसपेशी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, श्वेत रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एनटीपीसी 2016 में। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लाल रक्त कोशिका आरबीसी। आरबीसी में दोस्तों, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपको पता है मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो आरबीसी होती है स्तनधारियों के, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता। और दोस्तों अपवाद थे ऊंट और लामा, जो स्तनधारियों की ऊंट और लामा इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था। मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पर डिस्कस भी किया था। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जो कि कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए के संबंध में जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कौन सी प्रोटीन है जिसका संबंध डीएनए से है। ऑप्शन नंबर है गैर एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टोन, ऑप्शन नंबर सी है गैर हिस्टोन, ऑप्शन नंबर डी है एल्बुमिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आया था एसएससी 2016 में, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है दोस्तों, इसका अति संबंध किससे है, डीएनए से। डीएनए में दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर सी है तेजी से मत चलो, ऑप्शन नंबर डी है मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो ऑप्शन आते हैं वो इतने कंफ्यूज करने वाले होते हैं दोस्तों कि इंसान को समझ ही नहीं आता। जो स्टूडेंट्स होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए की फुल फॉर्म पूछी है और डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन ऑप्शन के चक्कर में नहीं आना है और आपको राइट आंसर देना है दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ना कि दोस्तों डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ना कि तेजी से मत चलो, ना कि मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी 2016 में। और अगर आपसे दोस्तों आरएनए की पूछ लिए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों डीएनए में तो मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता, ऐसा कौन सा है। थायमिन है, एडेनिन है, या फिर गुआनिन है, या साइटोसिन है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जो थायमिन होता है ये थायमिन डीएनए में तो मौजूद रहता है, ठीक है, और आरएनए में मौजूद नहीं रहता। और ये क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों एसएससी 2016 में। दोस्तों ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपको छोटा भाई बहुत मेहनत करता हूँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।